क्योंकि ये सुबह मुंबई की है, आयोजन महाराष्ट्र की राजधानी में हो रहा है, तो जाहिर है हमारे पहले मेहमान भी महाराष्ट्र से ही होने चाहिए। और इससे अच्छी बात क्या होगी कि खुद महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश ज्योति रामदास कदम जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहती हूं कि वो मंच पर आएं और उनके साथ संवाद का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे अश्विन पांडे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए योगेश कदम जी का। हेलो योगेश जी का इंट्रोडक्शन तो मलिका ने दे दिया है। हम सीधे सवालों से शुरू करते हैं। मौजूदा मंत्रिमंडल में योगेश जी सबसे यंग जो है मंत्री हैं और आपके पास जो जिम्मेदारियां योगेश जी दी गई हैं वो बहुत बड़े और हैवी वेट मंत्रालयों की है। गृह मंत्रालय है, रेवेन्यू है, इसके अलावा ग्राम विकास है। क्या 100 दिनों का जो प्लानिंग आप लोगों की हो रही है, ये क्या प्लानिंग है, कैसे आप जो है कामकाज शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में जरा बताइएगा। नहीं, बिल्कुल एज ए यंगेस्ट होम मिनिस्टर, स्टेट होम मिनिस्टर, मेरे ख्याल से जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी है। हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक 100 डेज का प्लान बनाया है, जो प्लान हर एक डिपार्टमेंट का है। बेसिकली इसमें जो भी पॉलिसीज़ है उनका इम्प्लीमेंटेशन, कुछ नई पॉलिसीज़ अगर इंट्रोड्यूस कर पाते हैं, क्योंकि देखिए 100 दिन तो ऐसे कुछ दिन है नहीं कि जिससे बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकता है, लेकिन इस 100 दिन में ऐसी पॉलिसीज़ रेडी करें, इस 100 दिन में जो पॉलिसीज़ ऑलरेडी महाराष्ट्र में है उसको इम्प्लीमेंट करें, जिससे अगले 5 साल काम करने में आसानी आए। मेरे पास जो एज अ स्टेट मिनिस्टर जो डिपार्टमेंट्स है, होम मिनिस्टर तो बड़ा डिपार्टमेंट है ही, लेकिन मेरे ख्याल से रेवेन्यू है, रूरल डेवलपमेंट है, फूड एंड सप्लाई है और फूड एंड ड्रग है। तो रेवेन्यू में 100 डेज का प्लान जो सीएम सर ने जो रेडी किया है, बेसिकली एज अ स्टेट मिनिस्टर मेरे ख्याल से मुझे उनका प्लान जो रेडी किया वो मुझे इम्प्लीमेंट करना है। स्टेट मिनिस्टर के तौर पर जो मुझे अधिकार है, उस अधिकार के पावर में जो मैं कर सकता हूँ, उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पार्ट ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से रेवेन्यू में सबसे बड़ा चैलेंज जो आज की घड़ी में महाराष्ट्र में जो हमारे सामने जो हमें दिख रहा है, हमारी मैपिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है अभी रेवेन्यू का, ऑब्वियसली 100 साल पुराने भी डॉक्यूमेंट्स है, 20 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स है जो मैच करने पड़ते हैं, जो भी नक्शे होते हैं उनको मैच करना पड़ता है। ये सब अभी तक 100% ऑनलाइन नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से वो चैलेंज सबसे बड़ा है। आज भी अगर कोई सर्वसाधारण आदमी अगर तलाठी कार्यालय में अगर ऑफिस में जाता है, तहसील ऑफिस में जाता है, अगर उसको कोई भी एक 50 साल पुराना उसको मैप चाहिए तो फिजिकली ढूंढना पड़ता है, फिर वो फाइलें सब निकालनी पड़ती है, उसको 6-6 महीने लग जाते हैं। मेरे ख्याल से वहाँ से चैलेंज स्टार्ट होता है। तो रेवेन्यू में अगले 100 डेज में महाराष्ट्र में जितने भी मैप्स है वो सब ऑनलाइन होंगे। हम जैसे गूगल मैप पे अगर एक लोकेशन डाली तो उसका एक हम लोग को नक्शा, अगर सोसाइटी का हम लोग को एक मार्किंग भी आ जाती है, तो वो सब मैपिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सब जितनी रेवेन्यू की जो वेबसाइट है उसके ऊपर हमें महाराष्ट्र के जितने भी मैप्स है वो ऑनलाइन दिखेंगे और आपको उसके ऊपर उसकी बॉर्डर भी दिखेगी। योगेश कदम के खेड़ में मेरी जहाँ पे जगह है, मैंने वो 712 का मैंने नंबर डालना है उस वेबसाइट पे और मुझे वो मैपिंग दिख जाएगी। इतने माइन्यूट लेवल पे हम लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेके जा रहे हैं और बिल्कुल फेसलेस रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। क्यों क्या हो रहा है, देखिए करप्शन एक
भारत का किसी भी गवर्नमेंट का एक बिल्कुल ऐसा पार्ट है जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो वो कट करने के लिए फेसलेस जितनी भी अगर हम एक्टिविटीज़ कर पाए वो बेटर है। तो इसलिए मेरे ख्याल से रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो 100 डेज में वो एक हमने सीएम सर ने एक प्लान रेडी किया है जिसमें अभी हमने काम करना शुरू किया है, और मेरे ख्याल से वो एक काफ़ी अच्छा बदलाव अगले 100 डेज में रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमने देखने मिलेगा। होम में क्या हो रहा है अभी, जैसे साइबर की एक्टिविटीज़ है, साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, वो एक चैलेंज महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा है। काफ़ी सारे इश्यूज है, लेकिन ये इशू सबसे बड़ा अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया का एक डेटा आया था, ऑनरेबल निर्मला सीतारमण जी ने भारत का एक आंकड़ा सामने लाया था, उसमें लगभग 21,000 करोड़ हर साल में साइबर क्राइम में इंडिया के जो उसके फ्रॉड हो रहे हैं। क्योंकि ये नंबर बहुत डिस्टर्बिंग है, और महाराष्ट्र उसमें आगे है क्योंकि महाराष्ट्र ऑब्वियसली बिकॉज बीइंग फाइनेंशियल कैपिटल, तो ये फ्रॉड यहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं। तो और इसमें पढ़े लिखे लोगों से भी फ्रॉड होते हैं, और जो एक गरीब कुटुंब से आता है वहाँ पे भी फ्रॉड हो रहे हैं। तो वो कर्ब करने के लिए एआई का इंट्रोडक्शन कैसे ला सकेंगे, क्योंकि कैसे एआई लाते वक्त भी काफ़ी सारे चैलेंजेस है, क्योंकि एआई अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं है, वो अभी तक एक बेसिक स्टेज पे है। तो उसका यूज़ करके अगर हम साइबर क्राइम अगर रोक पाए तो उसका 100 डेज का प्लान सीएम सर ने रेडी किया है। वो इम्प्लीमेंटेशन का आई थिंक वो जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, तो मेरे ऊपर है, वो मैं उसके ऊपर ज़रूर फोकस करेंगे। महाराष्ट्र में ड्रग्स का काफ़ी बड़ा इशू है, क्योंकि यहाँ पे आईबी स्कूल्स है, सीबीएसई स्कूल्स है, पूरे इंडिया में स्कूल्स का कैडर जो महाराष्ट्र में है, अभी स्कूल्स में भी ड्रग्स आना शुरू हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी चिंता है। तो 100 डेज में ये कर्ब करना है, ड्रग्स के ऊपर काम करना है, और साइबर के ऊपर ये 100 डेज में बेसिक प्लान होम डिपार्टमेंट का है। तो ऐसे हर एक डिपार्टमेंट हमने 100 डेज का प्लान रेडी किया है। बांग्लादेशियों के लिए भी कुछ प्लान है 100 डेज का? देखिए बहुत एक्शन हो रहा है देश भर में, और आपकी सरकार भी काफ़ी एक्शन ले रही है। देखिए तो बांग्लादेश कुछ का 100 डेज का प्लान बनाया हो? बांग्लादेश का इशू, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हुए, इसलिए बांग्लादेश का इशू अभी उभर कर आ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो भी होम मिनिस्टर पिछले 2.5 साल से ऑलरेडी है, 1 साल के पहले 1.5 साल पहले से बांग्लादेश के ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कार्रवाई शुरू की है। और मेरे ख्याल से जो अगर आंकड़े में बताऊं तो 2024 साल में जब भी देवेंद्र जी तभी भी होम मिनिस्टर थे, मुंबई से अकेली मुंबई से लगभग 850 बांग्लादेशियों को हमने पकड़ा है। उसमें से लगभग 160 लोग हमने डिपोर्ट किया है, और लगभग 350 आज जेल में हैं। तो बांग्लादेशियों के बारे में हमारी भूमिका स्पष्ट है। एक भी बांग्लादेशी महाराष्ट्र के अंदर, एक भी इलीगल बांग्लादेशी रहेगा नहीं, उनको सब जड़ से उखाड़ के उनको वापस भेजने की ये भूमिका हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। ये दिल्ली चुनाव में हमने देखा, रोहिंग्या बांग्लादेशी, अभी जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, एक बड़ा मुद्दा वहाँ बना, और इसके बाद ही एक्शन शुरू हुआ। ये मुद्दा बनने के बाद एक्शन शुरू होना, ये कहीं ना कहीं एक सेटबैक है गवर्नमेंट्स के लिए। ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि इस तरह से आके आसानी से यहाँ आधार कार्ड बना लेना, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी मिले जिन्होंने अपने पासपोर्ट भी बनवा लिए हैं। तो ये एक लूप होल देखते हैं आप इसमें, इसको ठीक करना बेहद ज़रूरी है। नहीं, लूप होल तो है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतनी आसानी से अगर किसी का आधार कार्ड बन रहा है तो ज़रूर लूप होल तो है। क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जगह पे हमें फॉर एग्जांपल अगर हमारी रत्नागिरी में से एक डॉक्यूमेंट दिया गया था, ग्राम पंचायत में एक एप्लीकेशन आया तो रिलेटिव के थ्रू आया, मतलब मेरा एक रिलेटिव है, उसका एक डॉक्यूमेंट बनाना है, तो डॉक्यूमेंट एक दाखिला दे दिया सरपंच ने, और वो उसको उन्होंने ऑथेंटिसाइज कर दिया। और उस कैसे है, आधार कार्ड बनाने के लिए एमएलएस है, एमपीस है, कॉर्पोरेटर्स है और सरपंच है, उनको ऐसे कुछ लोगों को अधिकार दिया गया है कि वो सर्टिफाई करें कि हम इनको पहचानते हैं। तो ऐसे सर्टिफिकेशन देते वक्त अगर कहीं से अगर करप्शन की वजह से हो रहा है या फिर निगलेक्शन की वजह से हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इस पे कर्ब करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो भी ये दाखिले दे रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करना ज़रूरी है, क्योंकि आप इतनी बड़ी चीज़ आधार कार्ड बनने के डॉक्यूमेंट का अगर आप वेरिफिकेशन करते हो तब उनकी जिम्मेदारी दे रहे हो, इसकी उनको रियलाइजेशन वो होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त। तो हम लोग ज़रूर वहाँ पे भी कर्ब लाएंगे, और वहाँ पे भी जो कायदा है
उसको ज़रूर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये वोट बैंक के लिए आपको नहीं लगता होता है कि भाई चलो दे दो, हमारा वोट बढ़ रहा है, और यही सबसे बड़ा एक मुद्दा है? नहीं, वोट बैंक के लिए नहीं, इसलिए मैंने बताया कि अभी मुंबई में ही 1 साल पहले हमने कार्रवाई शुरू कर दी थी। जो आंकड़े हैं पिछले साल के, मुंबई में इस साल से ज़्यादा बांग्लादेशियों को, मतलब इस साल तो अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन पिछले साल ही 2024 में ही मुंबई में जो लगभग 850 बांग्लादेशियों को हमने पकड़ा है। तो ये कार्रवाई तो हमने 1.5 साल पहले से ही शुरू की थी। हम एक स्टेप ऑलरेडी आगे है, तो मेरे ख्याल से। लेकिन आप ही की सरकार में तो जन्म प्रमाण पत्र भी मिल रहा है, हालांकि अब जाके रोका है। किरीट स्वामी ने मुद्दा उठाया, खुद मुख्यमंत्री ने इसे मुद्दा उठाया, तो सरकार बदलती रही, लेकिन ये जो प्रथा रही, बांग्लादेशी जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, वो निरंतर जारी है। नहीं, देखिए, ये कुछ बांग्लादेशी पिछले 1-2 साल में भारत में आना शुरू हुए इलीगली, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी सारे सालों से शायद चलते आ रहा है। बांग्लादेश में क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, वो रीजंस क्या है, वो बात अलग है। लेकिन मेरे ख्याल से इलीगली अगर कोई भी इंडिया में अगर कोई घुस के आ रहा है, यही इलीगली माइग्रेशन वो नेपाल से भी है, वहाँ पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। आज मैंने शुरुआत में बताया, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुए, वो इशू सामने आया, इसलिए बांग्लादेश पे हम फोकस करें। लेकिन ऐसे इश्यूज नेपाल से भी काफ़ी सारी हमारे यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स है, उनके ऊपर भी हमने ध्यान देना चाहिए। और ऐसे जो भी हमारे बॉर्डर्स है, बेसिकली बॉर्डर में से अगर कोई भारत में आता है और इलीगल डॉक्यूमेंट बनाता है, तो बिल्कुल वो वरी है, इट्स अ वरी फॉर अस। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस बारे में 0 टॉलरेंस पॉलिसी हमारे सीएम साहब ने वहाँ पे अपनाई है, और पुलिस प्रशासन को और रेवेन्यू प्रशासन को वहाँ पे स्ट्रिक्ट हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। जिन्होंने डॉक्यूमेंट इलीगल बनाए हैं उनको ऊपर तो कार्रवाई होगी। गृह मंत्रालय आपके पास है। अब 2 चीज़ों, आपने जैसे ड्रग्स की बात करी, उसको रोकने के लिए एक स्टेप्स आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन एफडीए भी आपके पास है। तो दवा जो है वो सस्ते दरों में, और जैसा आपसे भी जिक्र भी हो रहा था, जो है हमारी बातचीत हो रही थी, तो दवाओं को सस्ती दरों में उपलब्ध कराना, सारी जो महंगी दवाएं अलग अलग बीमारियों से हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि जो जन औषधि केंद्र बनाए गए, प्रधानमंत्री जो है के द्वारा एक सोच रखी गई, उनकी दवाओं की क्वालिटी को लेकर बड़ा सवाल होता है, और आम चर्चा भी होती है कि ये जो जन औषधि केंद्र से दवाएं ले रहे हैं। आज क्या हो रहा है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है एफडीए की, और उसके अंडर हम काम करते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनकी खुद की लैब होती है, उनकी खुद की लैब का अप्रूवल हम गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, और फिर दवाइयाँ मार्केट में आती है। जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, वहाँ पे क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। तो वहाँ पे बिल्कुल हमारा फोकस रहेगा कि जो छोटी कंपनियां हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और क्या हो रहा है, अगर छोटी कंपनियों में जहाँ पे मेडिसिन तैयार हो रही है, अगर एक छोटा सा फॉर्मूला भी चेंज करते तो वो मेडिसिन ड्रग में बदल जाती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस छोटी कंपनियों के ऊपर भी हमारी नजर रहनी बहुत जरूरी है क्वालिटी के मामले में। और एफडीए और होम डिपार्टमेंट कुछ जगह पे एक साथ में कार्रवाई होना भी बहुत जरूरी, जो अभी हो नहीं रही है। एफडीए में जो भी इंस्पेक्टर्स है, वहाँ उनकी संख्या महाराष्ट्र में कम है, वो भी हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑन फील्ड हमारे इंस्पेक्टर्स काफी कम है। और मेडिसिन के बारे में अवेयरनेस पब्लिक में जो होनी चाहिए वो भी काफी कम है। मेडिकल शॉप्स में से जो भी मेडिसिन बेची जाती है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बेची जाती है, किसी को कोई भी जाता है, एक प्रिस्क्रिप्शन 6-6 महीना 1-1 साल चला लेते हैं, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस आना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से एफडीए का एज अ स्टेट मिनिस्टर हम जरूर, हमारे मिनिस्टर जो है गिरोल जी और चीफ मिनिस्टर के साथ में हम लोग ने ये मैंने प्रपोजल दिया है कि थोड़ा जितने भी मेडिकल शॉप्स है उनको एक साथ में एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, क्योंकि अभी कहीं पे भी कनेक्शन नहीं है। अगर रत्नागिरी का एक मेडिकल शॉप में से अगर कोई आदमी एक मेडिसिन ले, दूसरे दिन वो मुंबई में आके वो सेम मेडिसिन वापस लेता है। तो मेरे ख्याल से जितने भी मेडिकल शॉप से उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना जरूरी है कि कौन मेडिसिन खरीद रहा है, उनका रिकॉर्ड, ये अगेन हम लोग एआई यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे एक सॉफ्टवेयर बना पाए, जिससे आसानी हो कि मेडिकल शॉप पे अगर हम कर ला पाए, अगर रिस्ट्रिक्शन ला पाए तो बिल्कुल उस पर रिस्ट्रिक्शन आ सकता है। परभणी में एक घटना हुई योगेश जी, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के जो है मूर्ति की अवमानना हुई, संविधान रखा था उसकी अवमानना हुई, और ये करने वाला जो शख्स था वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। लेकिन जो घटना उसके बाद हुई, जो आगजनी हुई, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई, इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए
कैसे जो है सरकार सजग हो रही है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि साइबर वॉर एक तरह से हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों में माहौल खराब करने की जो कोशिश है, इसको कैसे निपटने की आप लोगों की तैयारी? क्योंकि परबड़ी में जो भी हुआ, अगेन क्या हो रहा है, पिछले लोकसभा इलेक्शन से कास्ट पॉलिटिक्स अपोजिशन की तरफ से काफी सारा किया जा रहा है। छोटा सा भी अगर कोई इशू हो तो उसको कास्ट पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ा जाता है, तो मेरे ख्याल से काफी गलत है। और फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज नॉट गुड। और जो संविधान के बारे में बात कर रहे हैं वही उनको ये संविधान को खतरे में लेके आ रहे हैं। परभणी में जो हुआ, एक मेंटली डिस्टर्ब आदमी अगर कोई एक चीज करता है उसके ऊपर कितना रिएक्शन देना चाहिए, इसका भी सेंस होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से उसका पॉलिटिक्स हुआ और कास्ट पॉलिटिक्स को उसको एक रंग देने का एक ट्राई मेरे ख्याल से अपोजिशन की तरफ से हुआ। इसमें हमारे सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने हाउस में जो अभी दिसंबर में हमारा नागपुर में हाउस हुआ, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी थी। जो नेपाल में मीटिंग हुई थी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, तभी कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किए गए थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में। अर्बन नक्सलाइट्स, इट्स अ बिग वरी फॉर महाराष्ट्र आल्सो एंड फॉर इंडिया आल्सो। इस अगर भारत जोड़ो यात्रा में अगर अर्बन नक्सलाइट्स जैसे लोग अगर पार्टिसिपेंट थे तो मेरे ख्याल से हमने उनसे अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। और जब भी ऐसे सब इंसिडेंट्स होते हैं तो ये अर्बन नक्सलाइट्स एक्टिव होते हैं और फिर वहाँ पे जो सिचुएशन खराब करते हैं और महाराष्ट्र जलता रहे, ये सिचुएशन कभी शांत नहीं होनी चाहिए। ऐसे जो प्रयत्न कुछ लोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको कर्ब करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए सीएम सर ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और एक परभणी का तो इशू है ही, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी एक्टिविटीज ना हो इसके लिए अर्बन नक्सलाइट्स को जड़ से उखाड़ना जरूरी है और जरूर उसकी कार्रवाई हम करेंगे। परभणी में आपको लगता है कि अर्बन नक्सल बहुत एक्टिव है और इसीलिए ये बहुत जो घटना हुई ऑल ओवर महाराष्ट्र, मतलब ऐसे इश्यूज बार बार होने चाहिए। ऐसे कुछ लोग जानबूझ को ट्राई कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो रोकना जरूरी है। उस तरफ हमारे स्टेप्स भी हम लोग ले रहे हैं। और सीएम सब इस बारे में बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इस बारे में भी, इस मामले में भी है। और अमित शाह जी बिल्कुल इस बारे में महाराष्ट्र के ऊपर नजर रखे हुए हैं और पुलिस प्रशासन को सब इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं उस अर्बन नक्सलाइट्स को महाराष्ट्र से कुछ ही महीनों में, इनफैक्ट जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी ने जो शिरडी में 2 दिन पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है 2026 तक नक्सलाइट को तो खत्म करेंगे, लेकिन अर्बन नक्सलाइट को भी खत्म करने में अगले 2 साल में हम लोग बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। आपने कहा कि विपक्ष जो है जातिगत राजनीति बहुत कर रहा है और चुनाव के दौरान भी हमने देखा ओबीसी, मराठा, इस तरह की काफी मुद्दे उठे, वोट जिहाद का मुद्दा उठा और उसके सामने आप लोगों ने धर्म युद्ध की बात करी। तो ध्रुवीकरण एक बहुत बड़े पैमाने पर इस चुनाव में हुआ, जिसके एक तरह से आप लोग भी जिम्मेदार रहे। आप लोगों ने हिंदुत्व के मुद्दे को उठाया, दूसरों ने जाति और जो है मुसलमानों का जो है मुद्दा उठाया, वोट जिहाद का मुद्दा और फिर धर्म युद्ध का मुद्दा। ये इस चुनाव के इर्द गिर्द पूरा घूमता रहा, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी वजह से मैं ये मानता नहीं हूँ। वोट जिहाद का जब मुद्दा जब सामने आया, बिल्कुल अगर एक तरफ से अगर एक धर्म की तरफ से कोई धर्मगुरु आके बोलता है कि आप वोट जिहाद करो, इससे सीरियस वरी, और उस लोगों से कांग्रेस पार्टी जुड़ी है, उस लोगों से उद्धव जी जुड़े हुए हैं, उस लोगों से शरद पवार जी जुड़े हुए हैं, तो कास्ट पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? धर्म का पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? उसके डिफेंस में अगर काउंटर अटैक अगर होते हैं तो दैट इज, हम लोग ये नहीं, वो मानना गलत है कि हमने ये इशू लेके आए। आप देवेंद्र जी की आप स्पीच निकालिए, आप शिंदे साहब की स्पीच निकालिए, आज महायुति के जितने भी नेता है जो भी स्टार कैंपेनर्स थे, एक के भी स्पीच में हिंदुत्व का मुद्दा आया नहीं है। हम हिंदू है इसलिए हमको वोट दो, ऐसे किसी ने बताया नहीं है। वोट जिहाद तो गलत है ना। आज धर्मयुद्ध ठीक है, जो नहीं धर्मयुद्ध, देखिए अभी हजारों साल पहले श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला था जब भी अधर्म होगा तो धर्मयुद्ध तो होगा ही ना। अगर अधर्म होगा तो धर्मयुद्ध बिल्कुल होगा। तो मेरे ख्याल से अगर अधर्म हो रहा है तो तभी धर्मयुद्ध तो होगा ही ना। पर मेरे ख्याल से वो कैंपेन का हमारा मुद्दा नहीं था, वो हमारे कैंपेन का सेंटर पॉइंट नहीं था। उस बेस पर हमने इलेक्शन नहीं जीते हैं। हमारा हमारे जो भी कैंपेन थे वो डेवलपमेंट बेस्ड ही थे। हमारा जो भी हमने विजन रखा था वो डेवलपमेंट बेस्ड से रखा था।
देखिए अगर वोट जिहाद जैसे मैंने बताया, अगर अधर्म का कोई अधर्म करता, अगर कोई अन्याय कर रहा है तो उसके ऊपर बिल्कुल हमारी तरफ से रिएक्शन तो होगी। अब आपसे कुछ पर्सनल सवाल जो है करेंगे। आप जो लाइफ स्टाइल है आपकी, आपको कहा जाता है कि भाई कॉर्पोरेट स्टाइल वाले विधायक, और अभी चूंकि अभी आपका पहनावा थोड़ा सा नेताओं वाला शुरू हुआ है, कॉर्पोरेट वाले जो है विधायक थे आप। अब मैं समझना चाहूंगा कि लाइफस्टाइल मंत्री बनने के बाद कैसे बदली है? नहीं, ऐसा कुछ कॉर्पोरेट में स्टाइल मेरा नहीं है। ये तो जी के कॉम्प्लेक्स में आना टेस्ट मैंने आज पहन लिया है। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप मेरे फेसबुक पे जाके देखिए, आई एम अ सिंपल मैन, मेरी वही चप्पल रहती है मेरी। चीफ मिनिस्टर जी से कांटेक्ट करने के लिए भी मेरा वही नंबर है, और मेरे महाराष्ट्र के जो भी अगर ग्राम पंचायत सरपंच के लिए मेरा वही नंबर है। तो मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट स्टाइल वो एडमिनिस्ट्रेशन में ठीक है, लेकिन एज पॉलिटिक्स में ग्राउंड लेवल पे काम करते वो नहीं होना चाहिए। कुछ बदलाव हुआ है जीवन में जब से शपथ लिया आपने, तो कुछ तो बदलाव हुआ होगा लाइफस्टाइल? आई वॉज बॉर्न इन मुंबई, मेरा जन्म मुंबई में हुआ है। मेरा एजुकेशन मुंबई में हुआ है, तो मेरा फ्रेंड सर्कल भी मुंबई में है, मेरा बिजनेस सर्कल मुंबई में है। लेकिन ये तैयारी तो पहले से ही थी। जिस दिन मैं पॉलिटिक्स में आया, लगभग मुझे अभी 15 साल हो गए पॉलिटिक्स में आके। युवा सेना में मैंने एक्टिविटीज़ की। उसके बाद मैं रत्नागिरी से दापोली कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने 2019 में मैंने पहला इलेक्शन मैंने जीता, 2024 में मेरा दूसरा इलेक्शन मैंने जीता। तो मेरे ख्याल से वो तो माइंडसेट पहले से था, और मेरा क्योंकि पिताजी पिछले 50 साल से पॉलिटिक्स में है, तो वो पॉलिटिकल माइंडसेट तो हमारा बचपन से ही था। और पॉलिटिक्स में हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो तो डूज एंड डोंट्स तो पहले से बचपन से ही सिखाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से बदलाव तो बिल्कुल हुआ है, लेकिन इट्स अ गुड चेंज, आई एम एंजॉइंग इट। आदित्य आपके बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, और उनके साथ आपने लंबा वक्त बिताया। क्या कारण रहा कि आपको लगा कि नहीं, आदित्य का साथ छोड़कर अब एकनाथ शिंदे के साथ जाना चाहिए? एक कारण नहीं था। आदित्य जी के साथ में मैंने युवा सेना में शुरुआत की, वो हमारे युवा सेना प्रमुख थे, और मैं कोर कमेटी मेंबर था। लगभग 10-11 साल मैंने उनके साथ में काम किया है। लेकिन एक ही रीज़न था, जब भी वो एमएलए बने, जब भी उद्धव जी चीफ मिनिस्टर बने, दोनों का बिहेवियर एक 360 डिग्री की तरह पूरा चेंज हो गया। आदित्य जी जो हम लगभग रोज बात करते थे, रोज मिलते थे, पॉलिटिक्स डिस्कस करते थे, पर्सनल लाइफ डिस्कस करते थे। आई वॉज द ओनली युवा सेना एमएलए उनके साथ में 2019 में। ऑफ कोर्स मैं जूनियर था तो मैं पीछे था, वो आगे बैठते थे, कभी मुड़ के भी देखा नहीं। 2.5 साल में हमारा, मेरे ख्याल 2.5 साल में दो बार में हमारी फोन पे बात नहीं हुई। ही चेंज्ड एज अ पर्सन। और पॉलिटिक्स में ठीक है, आप बिजी होते हो, मिनिस्टर बनते हो, आप बिजी हो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन हम जिस तरह से नज़दीक थे, उन्होंने वो दोस्ती तो तोड़ी दी, लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट भी उन्होंने निकाल दिया। वो एज अ कंपटीशन मुझे देख रहे थे, या मुझे पता नहीं, मतलब मैं उसको इतना बड़ा हूँ नहीं, लेकिन यंगस्टर्स को आगे नहीं आने देना। उद्धव जी की भी वही नीति रही है, कंपटीशन कट करना। जब भी उद्धव जी के पास शिवसेना थी, तभी सबसे बड़ा उनका इशू यही था कि शिवसेना में उद्धव जी को या फिर आदित्य जी को कोई भी कॉम्पिटिटर रेडी नहीं होने देना चाहिए। ये उनका बेसिक पॉलिसी हमेशा से रही है, और वो मेन रीजन था मैं आदित्य जी से दूर चला गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, और हमारे हर सवालों का जवाब बहुत बेबाकी से दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Yogesh ji and Ashwin, for the wonderful start to the show.
और अब मैं आग्रह करना चाहूँगी जी न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा जी मंच पर आए और योगेश रामदास जी से भी मैं आग्रह करना चाहूँगी अगर वो एक बार फिर से मंच पर आए और हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। ज़ोरदार तालियां हो जाएं। बहुत ही बेहतरीन बातचीत ये रही, आपने हर अहम मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। योगेश जी, आपने महाराष्ट्र की राजनीति में कम उम्र में बड़ा मुकाम हासिल किया है। महाराष्ट्र की जनता और देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी रियल हीरोज़ का हिस्सा बनने के लिए, इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तालियां बजती रहनी चाहिए।